आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कितना दिया? मुझको सुनाते हो जब उन्होंने कहा कि उन लोगों के घर काहे के लिए जाते हो, वो लोग तो गाय गोबर के सिवा कुछ जानते ही नहीं है। मुंबई भागने के पीछे क्या वजह थी? जाने कौन किधर से आके राहें तेरी कौन संवारे। उसी अखबार के टुकड़ों को मैं इकट्ठा करके बाजार में बेचता था। पढ़ाई लिखाई को लेके ताने कसे जाते थे, अरे इतना पढ़े तो क्या किए, उतना पढ़े तो क्या किए। पहले हम लोग छोटे थे तो। आज कैसा लगता है आपको कि आपका बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर था? अखबार बांटने वाला नौजवान आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका है। तो कैसी रही संघर्ष की उनकी ये कहानी, आज हम उनके ही शब्दों में जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार। नागेंद्र जी, हमारे समाज में हर वो नौजवान जो पढ़ना लिखना चाहता है या पढ़ने लिखने में थोड़ा अच्छा है, उसके माता पिता उसको आईएएस और पीसीएस बनाना चाहते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जॉब की तरफ कैसे आए? तो पहले से इतने बड़े जॉब के बारे में सोचा नहीं गया था और चीज़ें धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में बदल गई, लिहाजा इसके बारे में मुझे सोचना पड़ा। कि 2003 में पीजी करने के बाद मैं तो मुंबई भागा और मुंबई भागने के बाद मुंबई भागने के पीछे क्या वजह थी? आप बार बार मुंबई भागा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपको गोरखपुर छोड़ के मुंबई भागना पड़ा? घर के लोग एमए करने के बाद, क्योंकि गांव में एक सामान धारणा बना के रखते हैं कि लड़का जब कोई एमए कर लेता है तो उसको नौकरी करनी चाहिए। तो ये जो गलतफहमी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे तो ये धारणा उन्होंने बना के रखा और ये धारणा जो है मेरे ऊपर भारी पड़ने पड़ी कि ये एमए कर लिया तो नौकरी करनी चाहिए। तो कहाँ से नौकरी करनी चाहिए? गांव से लेके और मोहल्ले में और न जाने कहाँ कहाँ पे मुझे पढ़ाई लिखाई को लेके ताने कसे जाते थे, अरे इतना पढ़े तो क्या किए, उतना पढ़े तो क्या किए, इससे अच्छा मजदूरी कर लेते, क्यों माँ बाप का पैसा बर्बाद किया। तो ये चीज़ें, मैं किसी से झगड़ा तो नहीं करता था, लेकिन ये बातें जो है मेरे दिलो दिमाग पे कभी न कभी ज़्यादा गहरा असर कर जाती थी कि मैं इसका क्या करूँ। तो फिर एक रात को मैं बिना किसी को घर से बताए अपना कपड़ा एक बैग में समेटा और अगली ही सुबह मैं अपने आप को लुधियाना पंजाब में पाया। अक्सर लोगों का जब कोई काम नहीं होता तो लोग कहते हैं कि किस्मत में यही लिखा था। आपको क्या लगता है कि जीवन में सफल होने के लिए या सफलता पाने के लिए किस्मत का कितना रोल है? ये किस्मत वाला मसला मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लिहाजा हम इसमें विश्वास करते हैं कि हमने किया क्या और मैंने किया तो कितना किया। तो जो जितना आप करते हैं उतना ही आपको उसका परिणाम मिलता है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अभी आपने बताया कि आप एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पिताजी मजदूरी करते थे, रिक्शा चलाते थे। अखबार के जो रद्दी बस्ता है, जो अखबार नहीं बिकता था, तो उसको मैं 1 महीने में इकट्ठा करता था और उसी अखबार के टुकड़ों को मैं इकट्ठा करके बाज़ार में बेचता था। उससे जो भी 400-500 मिल जाता था, उसकी मैं हर हफ्ते जाके एक किताब खरीद के लाता था और एक किताब को तब तक पढ़ता था कि जब तक मुझे अगली किताब लाने के पैसे इकट्ठा नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं एक किताब को पढ़ता था और उससे नोट्स बनाता था। गरीब थे हम लोग, लिहाजा इसलिए मैं कभी कोचिंग या इंस्टीट्यूट या किसी इस तरह के संस्थान में का मैंने मुंह नहीं देखा। तो हमारे तो भाई तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन बाकी मुझे लगा कि अगर मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा पाए तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि ये मेरे घर के हालात बदल सके और ज़िंदगी भर का वो जो एक दाग है कि गरीब ही पैदा हुए और गरीब ही मर जाना है, इस दंश से हमारा परिवार और हम लोग बच जाएंगे। तो अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए कि कोई ऐसी घटना जो बहुत इंटरेस्टिंग रही हो, जो बहुत याद आती हो। क्योंकि मेरे पिताजी एक गरीब किसान मजदूर किस्म के आदमी थे और करने के लिए मेरे पिताजी के पास बहुत कुछ था नहीं, क्योंकि हमारे पास खेत भी नहीं था और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पिताजी कमा के लाते थे उसी से घर का गुजारा और हम तीनों भाइयों का पेट पालते थे। गोरखपुर का एक मोहल्ला है जिसका नाम है दुर्गाबाड़ी, वहीं पर वो भाड़े का रिक्शा लेकर चलाया करते थे और रोज़ाना 100 रुपया से ज़्यादा कमा के नहीं आते थे और हम लोगों को बस इतना इंतजार रहता था कि पिताजी वहाँ धर्मशाले से शाम को आम लेके आएंगे, बाकी क्या पैसा लेके आएंगे तो माता जी का मसला है वो उनसे निपटेंगे। वो जीवन का कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, यही वो जॉब है जो मुझे करनी है और कुछ नहीं बनना? पहले से तय करके नहीं रखा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना, क्योंकि जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे चपरासी भी काफ़ी होता। तो हमारे एक बड़े ही परम मित्र हैं और मैं पूरे जो सुखरोज से उनका नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर गिरजेश कुमार विश्वकर्मा, राजेश कुमार विश्वकर्मा। उन्होंने मुझे तब ये नेट जेआरएफ के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित किया कि आप इसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी लाइफ बन जाएगी। बाकी मैं 3 परीक्षाएं दी थी
और तीनों परीक्षाओं में हुआ यूँ कि मैं सोचा कि चलो पीजीटी में हो जाएगा तो इंटर कॉलेज में हो जाऊँगा, और बाकी अगर नहीं भी हुआ तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अभी आपने अपनी पढ़ाई लिखाई की चर्चा की, आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई और फिर आगे ये पढ़ाई का सफ़र कैसे आगे बढ़ा? शुरुआती पढ़ाई सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो है कि मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, लिहाजा लेकिन फिर भी मेरी माँ थोड़ी सी कुशाग्र प्रवृत्ति की महिला थी वो। और मुझे सबसे बड़ा मुझे अफसाना याद आता है कि मेरे फूफा और मेरे घर का कोई एक और सदस्य था, जब मुझको घसीट के प्राइमरी पाठशाला ले गए और घसीट के ले गए तो वहाँ पर तो घिग्गी बच गई कि जब टीचर ने पूछा कि क्या नाम है तो बड़े डर के बताया कि नागेंद्र नाम है। तो फिर अगले रोज़ मेरे पिताजी गए और वहाँ के जो टीचर थे उनको मेरा नाम लिखवाया उस कॉलेज में, स्कूल में नाम लिखवाया। तो धीरे धीरे मेरे दोस्त बनने लगे, तो फिर दोस्तों की वो जो सानिध्य जो मिला उससे ये समझ में आया कि ये असली ज़िंदगी तो यहाँ। पढ़ाई में अपने शुरुआती दिनों में या बाद के समय में भी आप मतलब बहुत ब्रिलियंट छात्रों में नहीं गिने जाते? बिल्कुल नहीं, मैं ब्रिलियंट नहीं था, क्योंकि मेरा काम ही था बस अखबार बेचा, अखबार बेचने के बाद दोस्तों के साथ इधर उधर क्रिकेट खेला, शाम को आया खा पी के सो गया, नहीं तो किधर गली मोहल्ले में टीवी पे जाके पिक्चर देखना, यही मेरा रोज का काम होता। तो ये अखबार बेचने या अखबार बांटने वाला जो काम था, ये कब और किन परिस्थितियों में आपको शुरू करना पड़ा? जाने कौन किधर से आके राहें तेरी कौन संवारे। तो ये बात हुई कि मेरे मोहल्ले का एक मुस्लिम दोस्त था, नाम है मिराजुद्दीन, तो वो पहले से अखबार बेचा करता था और बाद में मेरा घर गिर गया तो मजाक में कहा कि चलो मेरे साथ रेलवे स्टेशन पे और हम लोग ट्रेनों में अखबार बांटेंगे और जो पैसा मिलेगा उसमें से आधा आधा ले लेंगे। तो मैं मजाक के तौर पे एक बार गया तो फिर उसने कहा कि और घूमने से अच्छा है कि क्यों ना यही काम तुम सीख लो। तो सीखना क्या था कि फिर उसी काम को मैंने अपना लिया और फिर हमको एक बहुत बड़ा एरिया दे दिया गया, और जब 14-15 गाँव में मैं अखबार बांटने लगा। तो और इसका मतलब कि कुछ समय के लिए ही सही आपने ट्रेन में भी अखबार बांटा? हाँ, बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं गोरखपुर से लेके और बस्ती के बीच में अखबार बेचा करता था, और उसमें मेरे दोस्त की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही कि उसने मुझे इस लाइन में लाके बताया। अपने पिछले जीवन को आज जब आप पलट कर देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? थोड़ा सा मलाल होता है, थोड़ी सी खुशी होती है कि हाँ। मलाल किस बात का होता है? मलाल इस बात का कि हम आपके संघर्ष को समझ पा रहे हैं, आप अपनी बात को जारी रखें। जब घर की जिम्मेदारियों में उसकी बढ़ने लगती हैं तो फिर ये दिक्कत बढ़ जाती है कि लोग अपने ही होकर बेगाने होने लगते हैं, ये इसी बात का मलाल है। पहले हम लोग छोटे थे तो पिताजी 100 रुपया कमा के लाते थे और शाम को 1 किलो आम लेके आते थे, तो हम लोग बरबस उनकी तरफ दौड़ते थे। लेकिन आज लाखों होने के बाद भी हम लोग वो चीज़ भूल गए। अब हमारी ज़िंदगी में वो नहीं रहा कि हम फिर से पिताजी की तरफ दौड़ के वो आम का पैकेट हम ले पाए। हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे जो आज तैयारी कर रहे हैं, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको ये लगता है कि नौकरी पाने के लिए कुछ देना ज़रूरी है। लाखों में, हज़ारों में, कहीं कुछ चढ़ावा चढ़ाए बिना नौकरी नहीं मिलेगी। आपके केस में ये पूछना हालांकि बेमानी है, फिर भी मैं पूछता हूँ कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कितना दिया? ये सवाल ही अपने आप में थोड़ा सा मेरे लिए मजाकिया होगा। तो क्योंकि मेरे पिताजी जहाँ से मैंने होश संभाला निहायत एक मजदूर और किसान किस्म के आदमी थे। बस घर का गुजारा किसी तरह से हो जाए, तो मेरी माँ के साथ वो ज़िंदगी भर इसी संघर्ष में लगे रहे। और कि 1998 की बाढ़ में जब पूरे गांव में से सिर्फ अकेले मेरा घर गिर गया और जमींदोज हो गया, तो हम लोग यूँ कहा जाए कि हम बेछत्के हो गए और सड़क के किनारे कई रातें गुजारनी पड़ी। इसी नज़रिए से मैं इंटरव्यू दिया था कि जो होगा वो देखा जाएगा, बस उनके सवालों का जवाब मुझे पक्के तौर पे देना है। जो पूछेंगे पूरे दिलेरी के साथ उनके सवालों का जवाब दूंगा, और मैंने दिया। और मुझे पूरे 27 नंबर इंटरव्यू में मिले थे 30 में से। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने फूटी कौड़ी भी नहीं दिया था। हमारे साथ डॉक्टर नागेंद्र के माता पिता भी मौजूद हैं। वो लोग जिन्होंने संघर्ष करके, वो लोग जिन्होंने बहुत तप करके, बहुत कुछ सह कर, बहुत खराब परिस्थितियों को झेल कर भी अपने बेटे को आगे बढ़ना सिखाया, कुछ करने की प्रेरणा दी। और आज अगर वो डॉक्टर नागेंद्र कहे जाते हैं तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा आशीर्वाद और तपस्या है वो इन लोगों का ही है।
आज कैसा लगता है आपको कि आपका बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है? आज गरीबी हमारे तो पीछे छूटी गई, बाकी आज हमारा लड़का कुछ बना लिया अपना नसीब से। आज खुशी है यही कि हमारा नाम रोशन किया। की बातचीत से ऐसा लगता है कि आप शेर व शायरी में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। कोई आपका पसंदीदा शेर हो जो प्रेरक भी हो, आप युवाओं के लिए कहना चाहेंगे? एक प्रोफेसर की ज़िंदगी पर मगमी एक पिक्चर जिसका नाम था इम्तिहान। उस पिक्चर का एक गाना था कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे छाए बहार के। देश और समाज के लोग केवल आईएएस और पीसीएस बनने वालों के पीछे दौड़ रहे हैं, उनकी सफलता की कहानियां जानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके पास पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक अच्छा संघर्ष किया है और एक अच्छा मकाम बनाया है। आगे भी हम ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए संजीदा व्यक्तित्व के साथ। तब तक आप देखते रहिए यूपी वाला रिपोर्टर।